साथियों नमस्कार। फेसबुक लाइव के माध्यम से लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में इससे जुड़े हुए सभी साथियों का, सभी नौजवान साथियों का, माता और बहनों का मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब मन की बात की शुरुआत की गई तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा भी लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात की शुरुआत किया गया। और आज बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि लगातार इस कार्यक्रम में लोग जुड़ रहे हैं और केवल मन की बात नहीं, लोग अपनी समस्या भी बता रहे हैं। मैं पुनः लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि आज दिल्ली के एमसीडी चुनाव का मतदान शुरू हो गया है और पिछले लंबे समय से संगठन के निर्देश पर मैं स्वयं एमसीडी के चुनाव में लगा हुआ हूं। इसलिए मेरा सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों से और दिल्ली के लोगों से विशेष रूप से निवेदन है कि आज घरों से निकलें और मतदान करें। निश्चित रूप से इस मतदान से जहां एक तरफ लोकतंत्र मजबूत होगा, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश होगा। केजरीवाल जिस प्रकार से लगातार झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सहारे दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मतदान से उनके झूठ पर विराम लगेगा। एक बार पुनः दिल्ली के सभी आम नागरिकों से, माता और बहनों से, युवाओं से निवेदन करूंगा कि आज मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में सबसे पहले बात होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं और उस मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, उसमें शुद्ध रूप से राष्ट्र के निर्माण की बात होती है, सामाजिक बात होती है, या आप कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक बात होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने मन की बात में जिन बातों का जिक्र किया है उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। यह भारत के लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण है जब देश आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहा है। वैसे समय में G20 का अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, G20 वो देश हैं, दुनिया के वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश हैं जिनके दुनिया के जीडीपी पे 85% जिनका अधिकार है। निश्चित रूप से ऐसे संगठन का नेतृत्व करने का, ऐसे संगठन की अध्यक्षता करने का, ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है। तो इसका श्रेय अगर जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। निश्चित रूप से इससे दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा है और दुनिया अब इस बात को स्वीकारने लगी है कि विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत में पूरी तरह से। यह कोई पहली बार नहीं है कि हमको G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर दुनिया के 197 से ज्यादा देशों ने जिस प्रकार से योगा को अपनाया है और आज योगा को लेके पूरे दुनिया में देश का मान बढ़ा है, निश्चित रूप से इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व क्षमता है उसके कारण हुआ है। इसलिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए और अपने सभी साथियों से ये निवेदन करते हुए कि G20 की अध्यक्षता करने का जो भारत को अवसर मिला है, अगले साल जब इसका कार्यक्रम होगा तो अभी से लोगों को तैयारी करना चाहिए और अभी से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज के उनका अभिनंदन करना चाहिए।
निश्चित रूप से संगठन भी कोई ना कोई कार्यक्रम इस पे चलाएगा, उसमें भी जुड़ के भी हमको G20 के कार्यक्रम को और G20 के जो अध्यक्षता करने का सौभाग्य हमको मिला है उसको अपने लोगों से चर्चा करना चाहिए। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में चाहे पीस हो, चाहे यूनिटी हो, चाहे पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो, फिर चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, आज दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है। निश्चित रूप से ये भारत के लिए सौभाग्यशाली क्षण है। 18 नवंबर को देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा तैयार पहला रॉकेट विक्रम यश ने उड़ान भरी। ये सरकार के स्टार्टअप का नतीजा है। साथियों, जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से स्टार्टअप को लेके देश के युवाओं को जोड़ने का काम हो या देश के उस युवाओं को उत्साहित करने का काम हो, उसी का परिणाम है कि देश में पहला प्राइवेट या पीपी मॉडल पर एक स्टार्टअप के माध्यम से एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जिस प्रकार से एक रॉकेट विक्रम यश ने उड़ान भरी है, वो जहां एक तरफ स्टार्टर के महत्व को रेखांकित करता है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि को भी प्रदर्शित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी देश के युवाओं की ताकत को समझा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं या उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने हमेशा देश के युवाओं को कनेक्ट करके, देश के युवाओं को प्रेरित करके देश के राष्ट्र के निर्माण में लगाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नए नए सेक्टर में भी स्टार्टअप आ रहे हैं। इसी प्रकार भारत इनोवेशन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में ड्रोन से ट्रांसपोर्ट किया गया। ये स्टार्टअप की ही देन है कि अब ड्रोन का विकास लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे युवा हैं, जो हमारे युवा इंजीनियर हैं, सभी स्टार्टअप में पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। अब ड्रोन का एक बहुत बड़ी श्रृंखला देश में बन के तैयार हो रही है और इसका तरह तरह का उपयोग हो रहा है। आप देखें, खेतों में चाहे दवा के छिड़काव की बात हो और चाहे पेड़ों पे दवा के छिड़काव की बात हो, चाहे पानी की सिंचाई की बात हो, ड्रोन का बड़ी पैमाने पर उपयोग होने लगा। और अब तो देखिए ना कि हिमाचल में सेब को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। आने वाले दिनों में ड्रोन की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है, छोटे छोटे कामों में बढ़ रही है। हम लोगों ने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा था, उस समय भी ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। और निश्चित रूप से ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, जिसके माध्यम से ड्रोन का लगातार विकास हो रहा है। हमारे युवा उसमें लगातार काम कर रहे हैं और लगातार चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, उसमें का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में ड्रोन की और बहुत सारी उपयोगिताएं हमको देखने को मिलेगी। पिछले 8 सालों में भारतीय वाद्य यंत्रों का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ा है। इसमें इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए, इसका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। और लेने वाले कोई छोटे देश, कोई अविकसित देश नहीं है, विकासशील देश नहीं है, बल्कि दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड जैसे देश अब हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं और इसका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। ये भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के खेल उद्योग को बढ़ाने के लिए उन्होंने मन की बात में देश के लोगों से आह्वान किया, उसी का परिणाम है कि आज भारत केवल अपने लिए नहीं पर दुनिया के लिए खेल इंस्ट्रूमेंट बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे एक तरफ इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को व्यापार मिल रहा है, उसी तरह दूसरी तरफ भारत के वाद्य यंत्रों की दुनिया में चर्चा भी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में दूसरे चरण में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने सेतुओं के रख रखाव और मरम्मत के लिए एक नीति तैयार करवाई है,
जैसा कि जानते हैं कि हमने कभी न कभी इस तरह के दुखद सूचना मिलती है कि सेतु कहीं गिर गया, रख रखाव के अभाव में गिर गया, या रख रखाव किया गया तो ठीक ढंग से नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी को देखते हुए विधिवत इसकी एक नीति बना दिए हैं। अब उस नीति के माध्यम से अपने प्रदेश में जितने भी पुल पुलिया हैं, सेतु हैं, उनका लगातार मॉनिटर किया जाएगा और मॉनिटर के साथ साथ उनका समय समय पर अगर किसी प्रकार की रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो उसको भी किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ हम दुर्घटनाओं से बचेंगे, वहीं राज्य की संपत्ति को भी सुरक्षित करने में बड़ा योगदान मिलेगा। साथियों, अगले वर्ष फरवरी में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2023 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इसके माध्यम से जहां पर हमारे प्रदेश में निवेश आएगा, निवेश के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर अनेक अपने युवाओं के द्वारा जो स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है उसमें भी मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के अभी से अपना योगदान देना चाहिए और अपना सुझाव भी देना चाहिए। प्रदेश के इलेक्ट्रिक बसों के बारात के लिए बुक किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब शादी ब्याह में हम इलेक्ट्रिक बसों की भी बुकिंग कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे जहां पर एक तरफ लागत घटेगी, वहीं पर लगातार पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमको मदद मिलेगी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए माननीय योगी जी को आज पूरा देश जानता है और उसी की तरह जैसे पहले लखनऊ और कुछ महानगरों को पुलिस कमिश्नरेट स्थापित किया गया था, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके प्रयोग में सफल होने में, उसका परिणाम अच्छा आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को भी कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी है। निश्चित रूप से इससे प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, अपराधियों को सजा दिलाने में और साथ ही साथ पुलिस महकमे में सुधार करने में एक बड़ा सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के रोजगार की बात हो, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किया जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश किसी बीमारू राज्य के रूप में नहीं बल्कि विकासशील प्रदेश के रूप में जाना और पहचाना जाता है। देश और दुनिया के उद्योगपति अब यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए स्वयं से आ रहे हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2023 फरवरी में जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट रखी गई है, उससे भी प्रदेश में निवेश का सिलसिला बढ़ेगा। साथियों, लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में तीसरे चरण में हम लोग जो कौशाम्बी में कार्य होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। लखनऊ में आयोजित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जनपद के छात्रों ने प्रतिभाग करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं कि कौशाम्बी लगातार खेल में आगे बढ़ रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे जनपद का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, ऐसी लोकसभा का नेतृत्व कर रहा हूं कि जहां पे चौमुखी विकास के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों को द्वारा सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई थी और उसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया और अब खिलाड़ी प्रेरित होकर आज देश और विदेश में स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में केवल जनपद का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जो खिलाड़ी सफल हुए हैं उनको हम लोग बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप खेलिए। आपके जनप्रतिनिधि के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूं, प्रदेश के मुखिया के नाते योगी जी आपके साथ खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के नाते देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री खेल को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं,
लगातार खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं, लगातार खिलाड़ियों को उत्साहित कर रहे हैं। जो मेडल जीतते हैं वो भी, जो नहीं जीतते हैं वो भी, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जब कोई कौशाम्बी लोकसभा का कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बेटा और बेटी प्रतिभाग करता है तो यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लगातार मेडल जीतने का काम कर रहे हैं। जनपद में योगी जी द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने के लिए टैबलेट मोबाइल का वितरण किया गया। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रदेश के युवाओं को तकनीक रूप से सक्षम बनाने के लिए और देश और दुनिया से जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए टैबलेट का वितरण किया जाएगा। एक नहीं अनेक कार्यक्रमों में मैं स्वयं जाके युवाओं के बीच में टैबलेट वितरण किया हूँ, बेटियों के बीच में टैबलेट का वितरण करने का काम किया हूँ। और बेटे और बेटियों के चेहरे पे जो उत्साह है वो देखने लायक है। वो उसको पाके जितना गदगद है उतने बहुत मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं, बल्कि बहुत उत्साहित हो के लोग कहते हैं कि अब देश और दुनिया से जुड़ के जिले और प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। और मैंने जहाँ पर मैं नहीं जा पाया वहाँ पर मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया हूँ। चाहे अपने जनप्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधि आदरणीय जय सिंह मास्टर साहब को भेजने की बात हो, चाहे माननीय विधायक शीतला प्रसाद पटेल की बात हो, चाहे संदीप मिश्रा की बात हो, चाहे भूपेंद्र की बात हो, मैं सभी कार्यकर्ताओं को लगातार भेजता हूं जिससे कि उनका युवाओं को प्रेरित किया जा सके और जो टैबलेट दिया गया है उसका सदुपयोग किया जाए। आगे आने वाले समय में भी अनेक कॉलेजों में जो लोग इसके पात्र हैं उनको वितरण किया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि पात्र है वितरण नहीं है तो जन सुनवाई में आके कह सकते हैं, या फेसबुक के लाइव के माध्यम से जब मैं होता हूं तो अपनी बात लिखें। निश्चित रूप से सभी को जो पात्र हैं उनको दिलाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, मैं लगातार कहता हूं कि कौशाम्बी लोकसभा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उसको लेके जब मेरे द्वारा कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया कौशाम्बी को बुद्ध सर्किट से और रामायण सर्किट से जोड़ा जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मांग को मानते हुए बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट से जोड़ने का काम किया, जिसके कारण अब लगातार पर्यटक वहां बढ़ रहे हैं। पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाओं का भी विकास हो रहा है। जैसे बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जहां पे उत्खनन हुआ था वहां पर 50 करोड़ के लागत से एक म्यूजियम और अनेक चीजों को निर्माण का काम शुरू हुआ है। उसी प्रकार कौशाम्बी लोकसभा में 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्ध मां शीतला का कड़ा धाम है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया था कि जिस प्रकार से विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार मां शीतला के कड़ा धाम को भी 51 सिद्धपीठों में से एक है। इसका देश और प्रदेश में पूरे बहुत मान्यता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हुए एक टीम गठित कर दी और उसके कॉरिडोर के निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा और जब तक ना बन जाए तब तक लगातार प्रयास जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन जारी रहेगा, आप सबके सहयोग से उनसे प्रार्थना करते रहेंगे कि कौशाम्बी जनपद में मां शीतला का 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ है, इसको भी बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश में स्वच्छता की बात करते हैं तो आपने देखा होगा मां शीतला के हाथ में झाड़ू है, आप देखा होगा, ये स्वच्छता की प्रतीक देवी है। इसलिए यहाँ पे जब मां शीतला कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसे पर्यटक बढ़ेंगे और जब पर्यटक बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। मैं इसमें लगातार प्रयासरत हूँ और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। साथ ही साथ IGRS पोर्टल पर आए शिकायतों के निवारण में कड़ा धाम सबसे शीर्ष पर है। मैं कौशाम्बी जनपद के
पुलिस अधीक्षक महोदय को बधाई दूंगा, कड़ा के इंस्पेक्टर को बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी के द्वारा जन समस्याओं के निवारण के लिए IGRS पोर्टल की शुरुआत की गई थी। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कड़ाधाम प्रदेश में नंबर 1 पर आया है। निश्चित रूप से आप सभी पुलिसकर्मियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात के अंतिम चरण में हम लोग जो वहाँ पर दुर्घटनाएं घटती हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करने के पीछे जो उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि इन घटनाओं को रोका जाए। जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं वो पीड़ादायक है, बहुत ही दुख देने वाली है, और निश्चित रूप से इसको लेके मेरे मन में भी हमेशा पीड़ा रहता है। इसलिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं इसका उच्चारण करता हूँ, इसको समाहित करता हूँ। राम सिंह 50 वर्ष, मुर्दानपुर बुर्जी कड़ा के रहने वाले हैं, ट्रक से कुचलकर इनकी मौत हो गई। राम मोहन पुत्र राम प्रसाद 45 वर्ष, अटसराय सैनी के रहने वाले हैं, बोलेरो की टक्कर से इनकी मौत हो गई। सवेंद्र कुमार 18 वर्ष, पुत्र छेदू प्रसाद, चिलरा पश्चिम मंझनपुर के रहने वाले हैं, अज्ञात वाहन की टक्कर से इनकी मौत हो गई। बंसीलाल 48 वर्ष, भैरवपुर गनपा सैनी के रहने वाले हैं, सांप काटने से इनकी मृत्यु हो गई। धर्मराज गांधीनगर मंझनपुर, आपस में 2 पिकअप के टकराने से इनकी मौत हो गई। मयंक 25 वर्ष, पुत्र श्री शेष कुमार सिंह, मुलायमपुर थाना सराय की तेज रफ्तार कार की टक्कर से इनकी मौत हो गई। पंकज 26 वर्ष, कसरेवा थाना समराइज, तेज रफ्तार कार की टक्कर से इनकी मौत हो गई। मोहनलाल 47 वर्ष, बहुतर अजुआ, अज्ञात वाहन की टक्कर से इनकी मौत हो गई। ब्रजेश 24 वर्ष, पुत्र सोहनलाल, शहजादपुर थाना कोकराज, अज्ञात वाहन की टक्कर से इनकी मौत हो गई। राजकरण 28 वर्ष, पुत्र जगतपाल, रसीदमई कड़ाधाम, 4 पहिया वाहन की टक्कर से इनकी मौत हुई। साथियों, ये घटनाएं दुखदायी हैं, पीड़ादायक हैं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसी अपार पीड़ा सहने की क्षमता परिवार के लोगों को दे, और साथ ही साथ ऐसे सभी लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, मैं बार बार निवेदन करता हूं, अभी यातायात सप्ताह चल रहा था, उसमें भी मैंने जागरण के माध्यम से जागरण समूह के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। तो जागरण के साथियों को भी हम अभिनंदन करते हैं कि समाज से जुड़े विषय पे आपने अभियान चला के लोगों को जागरूक करने का काम किया। जागरण के लोगों ने हमसे भी संपर्क किया था। मैंने में अपने इंटरव्यू में निवेदन किया था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा यातायात के नियमों का पालन करने में। और साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जब बाइक चलाएं तो हेलमेट पहन के अवश्य पहने। और निश्चित रूप से मैं सभी के माता पिता से, कौशाम्बी लोकसभा के सभी नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि हेलमेट पहने। और सभी के माता पिता से मेरा निवेदन है कि जिन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी ना दें, बल्कि उनको बाकायदा गाड़ी अगर चलवाना है तो ट्रेनिंग कैंप पे भेज के गाड़ी चलवाना सिखवा दें, उसके बाद भी ही गाड़ी दें, जिससे कि इन दुखद पीड़ा से, दुखद दुर्घटना से बचा जा सके। मैं इतना निवेदन करते हुए पुनः इस लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में जुड़े सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूँ कि आप जब कोई अपनी बात लिखते हैं तो बात आधी अधूरी होती है, जिसके कारण मैं उन समस्याओं का निस्तारण करने में असमर्थ हो जाता हूं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, आप अपना पूरा विवरण दें, अपना नाम दें, अपना पता दें, अपना मोबाइल नंबर दें, और जो समस्या है उसको पूरी तरह से लिख के दें, जिससे मेरी टीम उसको निकाल के कंपाइल करके मुझको दे और मैं संबंधित विभाग को निर्देशित करके इन समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं पुनः एक अंतिम निवेदन करते हुए, क्योंकि महीने के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात की जाती है, तो मेरा निवेदन है सभी से कि उससे अवश्य जुड़ें। उससे बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है, बहुत विषयों की जानकारी मिलती है, और बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक की
राष्ट्रवाद की जानकारी मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, और विशेषकर कौशाम्बी लोकसभा से जुड़े हुए लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और साथ ही साथ जिस प्रकार से G20 का नेतृत्व करने का, अध्यक्षता करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको अवसर मिला है, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग को अभिनंदन करना चाहिए। इतना कहते हुए आज इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और आप सभी जुड़े साथियों को पुनः नमस्कार। जय हिंद।